हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एक मॉक टेस्ट सॉल्व करवाऊंगा और इन मॉक टेस्ट के थ्रू आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं आईबीपीएस कर के लिए, प्री एग्ज़ाम के लिए भी और मेंस एग्ज़ाम के लिए भी। तो ये मॉक टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 3 है एंड पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपने देख लिया होगा उसको। तो इनके थ्रू आप एक रिजल्ट ओरिएंटेड अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और डेफिनेटली आपको एग्जाम में सफलता मिल सकती है यदि आप इन मॉक टेस्ट को सीरियसली करते हैं। तो ये वीडियो हिंदी लैंग्वेज में है, इसका इंग्लिश वर्जन भी आप देख पाएंगे। इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश वर्जन भी आप देख पाएंगे इसका। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये सेक्शन 1 है और स्पॉटिंग एरर का सेक्शन है। तो इसको पहले आपको सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज करके पहले आपको सॉल्व करना है और उसके बाद इसका मैं आपको आंसर बताऊंगा। और फाइनली जब ये वीडियो ओवर हो जाए तो पूरा स्कोर जोड़ के आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है और उस पर मैं अपना फीडबैक दूंगा। तो पहले इसको आपको सॉल्व करना है, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में इस मॉक टेस्ट में 15 क्वेश्चन है, तो 15 के स्केल पर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो मेज़र की जाएगी। People who intend to visit the tourist spot are always thrilling to see the scenario here. इस क्वेश्चन में देखिए हम पीपल की विशेषता बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि वो लोग ऐसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा थ्रिल्ड। पीपल आर ऑलवेज थ्रिल्ड टू सी द सिनारियो हेयर। तो थ्रिलिंग आप नहीं बोलेंगे, थ्रिल्ड यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों की विशेषता बता रहे हैं। पीपल हु इंटेंड टू विजिट द टूरिस्ट स्पॉट आर ऑलवेज थ्रिल्ड, मतलब ऐसे लोग जो टूरिस्ट स्पॉट को विजिट करते हैं वो हमेशा थ्रिल्ड होते हैं यहाँ का सिनारियो देख के, या थ्रिल्ड हो जाते हैं या रोमांचित हो जाते हैं। तो एक जनरल ट्रुथ की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में इसको बोलना पड़ेगा, मतलब इज एम आर के साथ यहाँ V3 लगाना पड़ेगा। पीपल आर ऑलवेज थ्रिल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा और इसमें आपका सी पार्ट में इसमें गलती है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका होगा सी। सेकंड देखें, इन सच डेलिकेट मैटर्स वी ऑफन गो विद हिज एडवाइस एज ही हैज बीन हैंडलिंग सच मैटर्स इफेक्टिवली। इस सेंटेंस को देखें, देखिए यहां तक ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इन सच डेलिकेट मैटर्स। ठीक है, तो यहां तक ये सही है। बी ऑफन ये भी सही है, गो सही है, लेकिन इस सेंटेंस में यहां पर आपको गो के साथ लगाना पड़ेगा गो बाय। ठीक है, क्योंकि गो विद का मतलब होता है मेल खाना दो चीजों का, जैसे ए इज गोइंग विद बी, मतलब ए वैसी ही है जैसी बी है, मतलब ए बी के साथ मेल खा रही है। लेकिन गो बाय का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर चीज से गाइड होना, गाइडेड बाय अ पर्टिकुलर थिंग, उसको हम बोलते हैं गो बाय। ये इंग्लिश का एक फ्रेज है। तो गो बाय का मतलब होता है गाइडेड बाय समथिंग। तो यहां पर हिज एडवाइस की बात हो रही है, तो इसलिए यहां पर हम बोलेंगे गो बाय। ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बी इसका आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए अब आगे देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप, यू शुड थिंक ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज बिफोर यू टेक एनी डिसीजन इन दिस रिगार्ड। तो इस क्वेश्चन में गलती कहीं पर नहीं है, एक माइनर मिस्टेक है यहां पर। यहां पर आप बोल सकते हैं थिंक ऑफ की जगह आप बोल सकते हैं थिंक अबाउट, क्योंकि यहां पे पॉसिबिलिटीज की बात हो रही है। तो थिंक अबाउट का मतलब होता है किसी चीज के बारे में विचार करना, जबकि थिंक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का प्लान बनाना। तो यहां पर आप विचार कर रहे हैं पॉसिबिलिटीज के ऊपर, तो इसलिए यहां थिंक ऑफ की बजाय यहां आप थिंक अबाउट बोलेंगे और आपका आंसर होगा ए। ठीक है, यदि आपका आंसर सही है तो आप लिखते जाएं इन आंसर्स को, और आपका आंसर सही है तो 1 नंबर दें, अदरवाइज आप माइनस मार्किंग करें और ईमानदारी से इस मॉक टेस्ट को आप पूरा करें। ही वॉज टू टायर्ड दैट ही कुड नॉट क्रॉस द स्ट्रीट इवन विद द हेल्प ऑफ ए पॉटर। तो जब भी इस तरह के सेंटेंस आए आपके एग्जाम में जिसमें टू का प्रयोग होता है और दैट का प्रयोग होता है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि दैट के साथ केवल सो जुड़ता है, एस ओ सो। ठीक है, तो ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट क्रॉस द स्ट्रीट इवन विद द हेल्प ऑफ ए पोर्टर। तो यहां पर आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है आपका ए।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। योर डिजायर टू मीट द प्रेसिडेंट विदाउट प्रायर अपॉइंटमेंट कैन नॉट बी फुलफिल। ना इस सेंटेंस को पढ़ें आप आराम से और इसका आंसर आप दें। सिंपल सेंटेंस है, ज्यादा कठिन सेंटेंस नहीं है ये। कैन नॉट बी, जब देखिए ये कैन नॉट के साथ बी यहां पर आता है, या किसी भी सेंटेंस में शुड बी, कैन बी, कैन नॉट बी, मस्ट बी, तो वो होता है आपका पैसिव वॉइस। ठीक है, और पैसिव वॉइस में हम कैन नॉट बी और शुड बी इन सभी वर्ब के बाद यहां पर हम लगाते हैं थर्ड फॉर्म। तो ये जो वर्ड है ये हो जाएगा आपका फुलफिल्ड। ठीक है, तो ये अब आपका वर्ड गलत है यहां पर, ये हो जाएगा फुलफिल्ड। तो पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन है ये, और यहां पर आपका हो जाएगा फुलफिल्ड। डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है डी। आगे देखें। रिवर्स, माउंटेन एंड डीप फॉरेस्ट आर द प्लेसेस मोस्टली लाइक बाय द पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज। इसका आप आंसर दें, इसको आप आराम से पढ़ें, वीडियो को पॉज करके और आराम से इसको सोच विचार के आप इसका आंसर दें। तो इसका आंसर होगा, देखिए ये भी एक पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि यहां पे बाय लगा हुआ है, तो बाय से हमें पता पड़ रहा है कि ये एक पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन है। तो बाय वाले सेंटेंसेस में हम ईडी फॉर्म का यूज करते हैं, तो यहां पर आपको लाइक की जगह बोलना पड़ेगा लाइक्ड। ठीक है, तो इस तरीके से सी, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो होगा वो होगा सी। अब है सेक्शन 2, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सेक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। द परफॉर्मेंस ऑफ द बैंड ऑन न्यू ईयर्स ईव वॉज आउट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, इसमें हम ये कह रहे हैं कि बैंड की जो परफॉर्मेंस था, जो म्यूजिक बैंड था उसकी परफॉर्मेंस थी न्यू ईयर ईव पर, वो बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, तो इसके लिए जो फ्रेज है वो है आउट ऑफ द वर्ल्ड। बी इसमें आपका आंसर होगा। आउट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब होता है बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ें। इस तरह के सेंटेंसेस बहुत आते हैं एग्जाम में। पेरेंट्स आर चेंजिंग विद द टाइम्स। एक्चुअली ये पेरेंट्स है, पेरेंट्स कर लें आप इसको आप पेरेंट्स पढ़ें। पेरेंट्स आर चेंजिंग विद द टाइम्स एंड आर फ्रेंडलियर एंड मोर ओपन टू देयर चिल्ड्रंस व्यू। तो इस सेंटेंस में टाइम्स लिखा हुआ है यहां पर। ठीक है, टाइम्स का मतलब होता है एक दौर, और टाइम का मतलब होता है समय। तो यहां पर हम एक दौर की बात कर रहे हैं, और दौर के लिए हम टाइम्स वर्ड का प्रयोग करते हैं, जो कि सही होता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा आपका ई। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो होगा आपका ई। तो इस तरीके से आप अपना स्कोर लिखते जाएं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, अजय डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द क्विज कॉन्टेस्ट, डिडंट ही। ये क्वेश्चन टैग का सेंटेंस है, और क्वेश्चन टैग में क्या होता है कि ये है स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट यदि अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होता है, यदि स्टेटमेंट निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होता है। अब इसमें देखिए स्टेटमेंट, देखिए अजय से लेके यहां तक यदि आप पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि ये स्टेटमेंट जो है वो निगेटिव है, इसलिए क्वेश्चन टैग जो होगा वो कैसा होगा, वो होगा अफर्मेटिव। तो इसका आंसर होगा डिड ही। ठीक है, और क्वेश्चन टैग में हम कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं करते, जैसे डिड अजय दिया है, कभी भी हम नाउन का प्रयोग नहीं करते, ये ग्रामर का रूल है। तो यहां पर आंसर होगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ें और इसका आंसर आप दें। आई रियली डू नॉट नो वेयर हैव राम एंड श्याम गॉन सिंस मॉर्निंग। मुझे वास्तव में नहीं पता कि राम और श्याम सुबह से कहां गए हैं। तो इस सेंटेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये आपका एरर में भी आ सकता है इस तरह का सेंटेंस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, वेयर राम एंड श्याम हैव गॉन। क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, अफर्मेटिव है, तो इसलिए हैव पहले नहीं आएगा, पहले राम और श्याम आएगा, सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद हैव आएगा। तो और इसमें आंसर होगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये फिलर का सेक्शन आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ें आप, और इस वीडियो को पॉज करके पहले आप इसका आंसर दें, उसके बाद मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। दे वर्क हार्ड नॉट बिकॉज ऑफ द बट बिकॉज ऑफ द देयर इनर अर्ज। ठीक है, अब यहां पर एक कॉन्ट्रास्ट पैदा हो रहा है। यहां पर हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग अपने इनर अर्ज की वजह से काम करते हैं, ना कि इस चीज की वजह से। ठीक है, तो इनर अर्ज से मिलते जुलते वर्ड हैं यहां पर डिजायर, ड्राइव, मोटिवेशन और एनर्जी, ये सब अर्ज से ही मिलते जुलते वर्ड हैं। तो इसलिए यहां पर आपका आंसर होगा डी, क्योंकि यहां पर आपको एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना है।
तो यहाँ पर यदि आप इंसेंटिव भरते हैं तो इसका मतलब होगा दे वर्क हार्ड नॉट बिकॉज ऑफ द इंसेंटिव, मतलब उनको इंसेंटिव मिलेगा, पैसा मिलेगा, उसकी वजह से वो काम नहीं करते, बल्कि एक मोटिवेशन है, एक अर्ज है उनके अंदर काम करने की, उसकी वजह से वो काम करते हैं। और इनमें से कोई सा भी वर्ड आप भरेंगे, ड्राइव, डिजायर, मोटिवेशन और एनर्जी, इन सब का मतलब लगभग एक ही है, तो वो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। हिज बैकग्राउंड हैज मेड हिम सो डोसाइल। डोसाइल का मतलब होता है एकदम सीधा साधा, एकदम सबमिसिव, एकदम ओबीडियंट, ठीक है, एकदम पोलाइट। तो हिज हम्बल बैकग्राउंड हैज मेड हिम सो डोसाइल। तो यहां पर आपका आंसर होगा हम्बल, क्योंकि हम्बल का मतलब होता है एक बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं, एक सिंपल, एक ऑर्डिनरी, एक मिडिल क्लास फैमिली से वो बिलोंग करता है। तो हम्बल का मतलब पोलाइट भी होता है, और हम्बल का मतलब ये भी होता है कि एक ऑर्डिनरी लेवल से वो बिलोंग करता है, एक ऑर्डिनरी फैमिली से वो बिलोंग करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं ल्यूक्रेटिव, एडवांस, रिच, फेमस। तो डोसाइल आप तभी हो सकते हैं जब आपका बैकग्राउंड हम्बल हो। रिच लोग थोड़े से जो घमंडी टाइप के होते हैं, फेमस लोग थोड़े घमंडी होते हैं, नॉर्मली ऐसा होता है, हालांकि ये रूल नहीं है लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सी आंसर, इसमें सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, 15। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है। इट इज फॉर एवरीवन टू अबाइड बाय द लॉज ऑफ द लैंड, मतलब ये हर किसी के लिए जरूरी है कि वो लॉज को फॉलो करे, ठीक है। अबाइड बाय का मतलब होता है फॉलो करना। तो इसमें एक्सपेक्टेड दिया है, ऑप्शनल दिया है, रिकमेंडेड दिया है, मेंट दिया है, ऑब्लिगेटरी दिया है। तो आंसर क्या होगा? आंसर इसका होगा, देखिए ये फॉर यहां पर दिया हुआ है, तो आंसर इसका होगा ऑब्लिगेटरी, क्योंकि एक्सपेक्टेड के बाद ऑफ आता है, रिकमेंडेड के बाद टू आता है, तो इसलिए यहां पर ऑब्लिगेटरी होगा। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है कि सभी को मानना उस चीज को जरूरी है, और लॉज के साथ हमेशा ऑब्लिगेटरी वर्ड ही जाता है, क्योंकि लॉज ऐसे नहीं होते कि लॉज को ऑप्शनल नहीं रख सकते आप, कि उसको आप मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते। लॉज कभी इस तरीके से नहीं होता। लॉज के साथ ये ऑप्शनल वर्ड बिल्कुल बिल्कुल गलत होगा, रिकमेंडेड वर्ड भी बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि लॉज के साथ ये वर्ड नहीं जाते। मेंट वर्ड भी नहीं आएगा यहां पर, और एक्सपेक्टेड के बाद ऑफ आता है, तो यहां पर ऑफ नहीं लगा हुआ है, यहां पर फॉर लगा हुआ है, और उस हिसाब से भी लॉज के साथ हमेशा मैंडेटरी या ऑब्लिगेटरी वर्ड ही सूटेबल रहता है। तो यहां पर आपका जो आंसर होगा वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा बी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करें। ही इज हार्ड वर्कर, हिज क्वालिटी ऑफ वर्क इज नॉट अप टू द मार्क। तो यहां पर इसको आप वीडियो को पॉज करें और अपना आंसर आप दें, और जो भी आंसर आ रहा है आपका 1 नंबर बन रहा है या माइनस मार्किंग हो रही है, उसको आप ऐड करते जाएं ध्यान से, और लास्ट में मुझे पूरा आप स्कोर कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, तो उस पर मैं अपना फीडबैक दूंगा। तो यहां पर जो आंसर होगा, देखिए यहां पर एक कॉन्ट्रास्ट पैदा हो रहा है कि वो हार्ड वर्कर है, हालांकि वो हार्ड वर्कर है लेकिन फिर भी उसके जो काम की क्वालिटी है वो संतोषजनक नहीं है। अप टू द मार्क का मतलब होता है संतोषजनक, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट को क्रिएट करना है यहां पर, और कॉन्ट्रास्ट को क्रिएट आप इस वर्ड के थ्रू कर सकते हैं, ऑल्दो ही इज अ हार्ड वर्कर, हालांकि वो हार्ड वर्कर है लेकिन उसके वर्क की जो क्वालिटी है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो इस तरीके से यहां पर ऑल्दो आपका सही रहेगा। तो कनेक्टर यहां पर आपको लगाना है एक्चुअली एक, और सिंस, देयरफॉर, बिकॉज ये भी एक कनेक्टर है, लेकिन यहां पर सही वर्ड होगा आपका ऑल्दो। डिस्पाइट नहीं आएगा क्योंकि डिस्पाइट एक प्रपोजिशन है। बोथ ऑफ देम आर इंटीमेट फ्रेंड्स बट ऑफ देम इज हम्बल। तो इसको आप करें, क्या आएगा इसमें? ईदर, नन, एनी, बोथ और नीदर। तो इसका आंसर होगा आपका नीदर। बोथ ऑफ देम आर इंटीमेट फ्रेंड्स, वो दोनों के दोनों इंटीमेट फ्रेंड्स हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, लेकिन दोनों में से एक भी हम्बल नहीं है। चूंकि दो की बात कर रहे हैं तो इसलिए इसमें ईदर और नीदर में से एक आएगा, लेकिन चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए यहां पर नीदर आएगा। नन और एनी ये दो से ज्यादा के लिए आते हैं। नन आता है नेगेटिव सेंटेंस में, एनी आता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, और बोथ आता है दो के लिए। तो यहां पर नीदर जो है वो आपका सही सेंटेंस रहेगा, सही आंसर रहेगा। तो अब आप अपना स्कोर जोड़ लें, जितना भी आपका स्कोर आया है, और वो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर लिख के भेजिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट लिख के भेज रहे हैं, तो ये एक बताता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स काफ़ी कुछ सीख रहे हैं और सीरियस हैं सफलता के बारे में। और डेफिनेटली आप यदि रेगुलर बेसिस पे इन मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं तो सफलता तो डेफिनेटली आपको मिलनी ही मिलनी है। तो यदि 12 से 15 तक स्कोर है आपका, तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो आउटस्टैंडिंग मानी जाएगी, और सेक्शनल कट ऑफ
हंसते हंसते आपका क्लियर होगा। ठीक है, 9 से 12 यदि आपके आए हैं, परफॉर्मेंस आपकी एक्सीलेंट है, सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होगा। 6 से 9 वेरी गुड, और इसमें भी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होने के पूरे चांसेस हैं। 4 से 6 आपका स्कोर बन रहा है तो आपका सेक्शनल कट ऑफ डाउटफुल है, इसमें आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको काफ़ी इंप्रूव करना है। और 4 से नीचे आए हैं तो आपका सेक्शनल कट ऑफ निश्चित रूप से डाउटफुल है और आपको हार्ड प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो सभी स्टूडेंट जो इन मॉक टेस्ट को देख रहे हैं, सभी से मैं बोलना चाहूँगा कि फुल स्केल मॉक टेस्ट 100 नंबर का सभी सब्जेक्ट का कम से कम 3 से 4 आप डेली आप सॉल्व करें। और इंग्लिश के लिए हिंदू न्यूज़पेपर आप पढ़ते रहें, उससे वोकेबलरी बहुत इंप्रूव होती है। 1 घंटा कम से कम डेली पढ़ें। और इंग्लिश का ये जो अलग से सेक्शन है, जो 30 नंबर का जो अलग से पेपर है, उसको आप 2-2 पेपर आप अलग से सॉल्व करें। और ये स्ट्रेटजी आप अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन इस एग्ज़ाम में होगा। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगा आपके एग्ज़ाम के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए, तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज़ अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में मुझे लिखना मत भूलिए, मैं उस पर आपका फीडबैक दूंगा। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्राइब करें इस चैनल को लाल बटन दबा के, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस वीडियोज़ के रिगार्डिंग मिलते रहें। So thank you very much for watching this video, and I wish you all the best for your bright future. Thank you.